PetSmart is the largest big box pet store chain in the US. PETA has investigated 2 other PetSmart stores and exposed 6 animal dealers tied to PetSmart, each time uncovering widespread animal suffering. What we found will make you think twice about ever setting foot in a PetSmart store again. The annual pet trade turnover is almost worth 300 crores and most of it is through puppy mills. पग्स एक समय पर चाइना में राजाओं के साथ रहा करते थे। इनके पैर लंबे और नाक दूसरे कुत्तों की तरह आगे को होती थी। For years, dog breeders in India have been working outside the law. They have adopted incorrect breeding practices. This is Peggy. She and numerous other guinea pigs at the stores had ringworm, a highly contagious fungal disease that is transmissible to humans. जर्मन शेफर्ड जो पहले वाले थे उनका साइज तो चलो उन्होंने अल्टर नहीं किया, लेकिन उनके स्केलेटन को अनएथिकली क्रॉस ब्रीडिंग करा के और एक्सपेरिमेंट करके उसके स्कल को जो कर्व कर दिया उन्होंने। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग वापस आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। एंड आज का हमारा पॉडकास्ट एनिमल क्रुएल्टी इंडस्ट्री का 5th पॉडकास्ट होने वाला है आउट ऑफ 8 पॉडकास्ट। और हम स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट में आयुष का एंड सौरव का। तो आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पेट इंडस्ट्री के काले सच की। सो वैसे तो पेट्स सभी पालते हैं और कुछ लोग सोचेंगे कि अब इसमें क्या बुरा है, तो यही चीज़ें होती हैं जो छुपा कर रखते हैं पेट इंडस्ट्री वाले। आज हम उन सभी चीज़ों को आपके सामने लाएंगे। तो इसमें मेनली हम बात करेंगे डॉग्स के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो पेट पूरी दुनिया में है। और उसके अलावा हम बर्ड्स की बात करेंगे एंड फिश की बात करेंगे। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी उनके ऊपर बढ़ेगी। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे जितनी दूध की ज़्यादा डिमांड होगी उतना ही गाय और भैंस को सफ़र करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही इन डॉग्स के ऊपर भी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिमांड पूरे वर्ल्ड में एज अ पेट जो है वो डॉग्स की ही है। तो मेनली जो हम बात करें अगर डॉग्स में, तो कई सारी ब्रीड्स हैं और लोग सिर्फ ब्रीड वाले डॉग्स पालने पसंद करते हैं, जिन्हें एनिमल लवर्स नहीं कहा जाता, ना ही डॉग लवर्स कहा जाता है। उन्हें ब्रीड लवर्स बोला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रीड के डॉग को ही पसंद करते हैं और उसे ही पालते हैं, भले ही वो कितना महंगा हो। एक डॉग आता है पग के बारे में पता ही होगा, जो जिसे इंडिया में हच पपी भी बोला जाता है। वो डॉग जो है सबसे ज़्यादा सफ़र वो डॉग कर रहा है आउट ऑफ द ऑल डॉग ब्रीड्स, क्योंकि उसे उन्होंने अनएथिकल क्रॉस ब्रीडिंग करके और एक्सपेरिमेंट्स करके उसे बहुत ही ज़्यादा अपने नेचुरल रूप से अलग बना दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हच डॉग की, मतलब कि पग डॉग की, उसका जो नॉर्मल साइज़ था वो एक आज जो हमारे इंडीज़ जिन्हें बोला जाता है स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, नॉर्मल डॉग के साइज़ जितना उसका साइज़ हुआ करता था पहले, जो आज हम देते हैं ऐसा इतना क्यूट छोटा सा, ये उन्होंने अल्टर किया है उसका साइज़ एक्सपेरिमेंट्स करके। पर पहले जो साइज़ था वो नॉर्मल था, बिल्कुल आम डॉग्स की तरह जो इंडीज़ डॉग होते हैं। तो उन्होंने इसे एक्सपेरिमेंट कर करके ऐसा बनाया है। और अभी ध्यान देना कि अभी वो एक बुलडॉग है और उसका जो स्कल है वो अंदर की ओर होता है। जैसे बाकी डॉग्स हम देते हैं उसका मुंह बना होता है आगे की ओर होता है, फिर उसके एकदम एंड पे जाके टिप में उसकी नोज़ होती है। लेकिन पग डॉग जो होता है उसका स्कल उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके अंदर को कर दिया है और उसका नाक भी अंदर की ओर है, जिसके कारण से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लेने में, तो सांस लेने में उसे पूरी लाइफ टाइम प्रॉब्लम होती है। और ये चीज़ आपने देखी होगी कि वो हर वक्त हाँफते रहते हैं, उनका मुँह खुला होता है, हाँफते रहते हैं और उनके मुँह से लगातार जो है थूक गिरता रहता है, क्योंकि वो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए वो मुंह खोल के रखते हैं। उसका नाक अंदर होने के कारण, जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके किया है, उसके कारण उसका ये हाल है। और इसके अलावा सिर्फ उसे लो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ही नहीं है, सांस ना आने के अलावा उसे और भी कई प्रॉब्लम्स है, जैसे कि उसे हार्ट डिजीज़ भी होती है और इसके अलावा उसे दांतों की प्रॉब्लम्स भी आती है उसके स्कल के कारण, ब्लड कैंसर भी हो जाता है उन्हें कई बार। और सबसे मेन जो चीज़ होती है ओवर हीटिंग, जैसे कि अभी ऑक्सीजन वो ज़्यादा इनहेल कर नहीं पाता, जिसके कारण उसकी बॉडी गर्म हो जाती है, तो इस कारण वो बीमार भी बहुत होते हैं। और बुलडॉग्स में ये सबसे ज़्यादा जो आप कह लो कि सफ़र करने वाली ब्रीड है। और सिर्फ यही बुलडॉग नहीं, बाकी के बुलडॉग्स की भी ऑलमोस्ट यही हालत है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा ख़राब है। जैसे अमेरिकन बुलडॉग लगा लो या फ्रेंच बुलडॉग लगा लो, और जितने भी बुलडॉग्स की प्रजातियाँ हैं, कॉन्टिनेंटल बुलडॉग हो गए, उन सबको इन्हीं चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। और एक बुलडॉग्स में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है जो उनके स्किन को लेकर होती है, क्योंकि वो बुलडॉग होते हैं, उनकी स्किन एकदम से फोल्ड हुई होती है, एक दूसरे स्किन के साथ अटैच करती है, जिसके कारण झुर्रियाँ होती हैं, फ्रिक्शन के कारण उन्हें स्किन डिजीज़ भी हो जाती है। और ये सब कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके बनाया है।
और जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन उन्हें इनहेल करने में प्रॉब्लम आती है और उसके बाद उनकी बॉडी ओवर हीट हो जाती है, जिसके कारण कई बार वो उनकी डेथ भी हो जाती है। और इसीलिए कई सारे फ्लाइट्स ने इन बुलडॉग्स को बैन किया हुआ है। तो क्या होता है, जब वो ऊपर जाते हैं, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम होती है, इनहेल कर नहीं पाते ऑक्सीजन, ऊपर से ऊपर ऑक्सीजन और कम हो जाती है, में वो प्रॉब्लम आती है और ओवर हीट हो जाते हैं वो, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाते और फिर ओवर हीट हो जाती है बॉडी और डेथ हो जाती है। तो इसके कारण उन्होंने बंद ही कर दिया सभी तरह के बुलडॉग्स को। कई एयरलाइंस बैन कर चुकी है, वो रखते नहीं है। और इसके अलावा अगर बात करें जर्मन शेफर्ड की, वो भी उतना ही मोस्ट कॉमन ब्रीड है जो पूरी दुनिया में पाली जाती है। जर्मन शेफर्ड जो पहले वाले थे, उनका साइज़ तो चलो उन्होंने अल्टर नहीं किया, लेकिन उनके स्केलेटन को उन्होंने अनएथिकली क्रॉस ब्रीडिंग करा के और एक्सपेरिमेंट करके उसके स्कल को जो कर्व कर दिया उन्होंने। अभी पहले वाला जो जर्मन शेफर्ड था वो नॉर्मल डॉग की तरह होता था उसका स्केलेटन, लेकिन अब वाले जर्मन शेफर्ड है उनका जो बैकबोन है पीछे से टेल की ओर जाके कर्व हो जाती है नीचे की ओर, और वो पीछे की ओर से छोटे होते हैं, आगे और बड़े होते हैं। अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है जर्मन शेफर्ड के ऊपर, क्योंकि अभी वो ठीक से दौड़ नहीं पाता उसके कर्व जो है स्केलेटन के कारण। और दौड़ना छोड़ो, वो तो खड़ा भी नहीं हो पाता ठीक से, चलना तो प्रॉब्लम देगा ही उसे, वो खड़ा भी नहीं हो पाता अपने कर्व स्केलेटन की वजह से, क्योंकि सारा जोर, सारा जो प्रेशर उसकी बैकबोन पे आता है, जिसके कारण कई सारे जर्मन शेफर्ड है वो अपनी एज से आधी एज में ही हैंडीकैप हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। ये केस कॉमन है जर्मन शेफर्ड में, क्योंकि उनके स्केलेटन को ऐसा बना दिया गया है। अब ऐसा होने के कारण उन्हें सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण जर्मन शेफर्ड या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डरपोक हो जाते हैं। अभी ये चीज़ देखी होगी, कई जर्मन शेफर्ड बिना बात के भौंकते रहते हैं, और कई इतने डरपोक होते हैं कि अगर तुम्हें उन्हें पेट करने के लिए हाथ भी आगे बढ़ो तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर भाग जाते हैं डर के। ये सब कुछ मेंटली जो उनके प्रेशर होता है उसके कारण होता है, क्योंकि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। पेट इंडस्ट्री वालों को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उन्हें तो जितनी डिमांड आएगी इनकी, वो उन्हें उतने पैदा करते जाएंगे ज़बरदस्ती। इसके अलावा सैंड बर्नार्ड ब्रीड होती है, एक शेर जितना ही बड़ा कुत्ता होता है, देखा होगा। पहले साइज़ उनका इससे थोड़ा कम होता था, इतना नहीं होता था, लेकिन उन्होंने उसे भी एक्सपेरिमेंट करके उसका साइज़ बढ़ाया और उसे और भी ज़्यादा जो है भालों वाला बनाया। क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था, सैंड बर्नार्ड सिर्फ और सिर्फ बर्फीले इलाकों में उन्हें पाला करते थे, क्योंकि उस वक्त जब एवलांच आता था या फिर बर्फ़ में लोग खो जाते थे बर्फीले इलाकों में, तो ये डॉग्स उन्हें ढूंढते थे। कोई भी, जैसे हमने मूवीज़ में देखा, कपड़ा सुंघा कर फिर उसकी स्मेल लेकर वो एवलांच के अंदर दबे हुए इंसानों को भी ढूंढ लेते थे वो। और वो एक्सट्रीमली कोल्ड इलाकों में रहने के लिए बने हैं, जहाँ पर उन्हें बर्फ़ पड़ती है, वो ठंड नहीं लगती उन्हें। लेकिन अभी क्या करते लोग, इंडिया में भी पालने उसे लगे हैं, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा हमारा हॉट जो है कंट्री है, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पर, 8 से 9 महीने गर्मी पड़ती है, सिर्फ 3 महीने ठंड होती है। तो ऐसे हालातों में सैंड बर्नार्ड जैसे डॉग्स को रखना बहुत ही उनके लिए हानिकारक है। उनके बाल झड़ने लगते, प्रॉब्लम आती, स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा जो उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके कारण उन्हें और भी एक बहुत ही, जो मैं कहूँगा, टेरिफाइंग डिजीज़ होती है एक, जिसे मेडिकल कंडीशन में बोला जाता है एंट्रोपियन। एंट्रोपियन एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें उनकी आंखों की जो पलकें होती है वो अंदर की ओर चली जाती है और उनकी स्किन लूज़ हो जाती है, जिसके कारण उनकी आंखों के पास रेड एरिया, जो उनके अंदर स्किन होती है, वो दिखाई देती है रेड। ऐसे आंखें उनकी ढिलकी होती है, स्किन लूज़ हो जाती है। ये सब कुछ जो अनएथिकल ब्रीडिंग के कारण, क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स जो उनके ऊपर करते हैं, उसके कारण ये होता है। एंट्रोपियन उन्हें डिजीज़ हो जाती है। और यही एग्जैक्ट एक और डॉग है जिसे बोला जाता है बैसेट हाउंड, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है। और उन्होंने उसे एक्सपेरिमेंट करके उसके कान भी अब नॉर्मली बड़े बना दिए है और उसके लेग्स को शॉर्ट कर दिया है। उसको भी सेम यही स्किन लूजनेस होती है उसे, और उसकी पल के अंदर चली जाती है, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि जब भी हवा आती है तो वो सेंसिटिव एरिया उनका होता है, तो वहाँ पर उन्हें अनकम्फर्टेबल होता है और पेन भी होती है कई बार। तो ये सब कुछ अनएथिकल ब्रीडिंग और एक्सपेरिमेंट्स के कारण उन पेट इंडस्ट्री वाले ये सब करते हैं। और डैशॉन डॉग जो होता है, वो तो पता ही होगा, डैशॉन जो लंबा सा होता है, पहले वाले टाइम में वो भी ऐसे नहीं थे। हालांकि उनकी हाइट तो छोटी थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा लंबे और शॉर्ट नहीं थे। अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उसे भी ऐसा बना दिया है कि उनकी एक तो लेग्स को शॉर्ट कर दिया, ऊपर से उन्हें और लंबा कर दिया, जिसके कारण वो जब खड़े भी होते हैं तो उनका जो पेट है वो कर्व होता है नीचे की ओर। अब पूरा जो प्रेशर उनकी पड़ता है स्पाइन पे, और इसके कारण वो डिस्कम्फर्ट रहते हैं हर वक्त। और अगर वो चल भी रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी कोई कर्व्ड एरिया आ गया या फिर कोई भी ऊपर नीचे वाली जगह आ गई, तो उनका पेट नीचे लगता है। हालांकि हम सब भी जानते हैं कि नेचर ने हर एक जीव को
परफेक्टली बनाया है उसके रहने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसकी बॉडी में उसके रहने के हिसाब से, चाहे वो रेतीले इलाके में है, पानी में है, बर्फ़ में है या फिर ज़मीन पे है, हवा में है चाहे, तो परफेक्टली बनाती है। लेकिन इंसान एक्सपेरिमेंट कर करके उन्हें ऐसे बना देता है कि वो सारी लाइफ सफ़र करते हैं। पेट इंडस्ट्री वाले भी यही काम करते हैं, बढ़ती डिमांड को देख के वो उन्हें और ज़्यादा, अगर किसी को क्यूट पेट चाहिए तो उसे क्यूट बनाते हैं, छोटा चाहिए तो छोटा बनाते हैं, बड़ा चाहिए तो बड़ा बनाते हैं, अगर बालों वाला चाहिए तो बालों वाला बनाते हैं। वो हर एक पॉसिबल जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि इसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाया जाए। इतना छोटा डॉग जो टी कप पोमेरियन होता है, हमने देखा इतना छोटा, नेचुरली ऐसा कोई भी डॉग होता नहीं है। वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता आज के टाइम तक, क्योंकि पुराने टाइम से अगर हम लगाएं कि इतने छोटे तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर नहीं सकते। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स के कारण जो उन्होंने बनाया है पेट इंडस्ट्री वालों ने, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर पाएँ। जैसे शौक के लिए पिटबुल के कान काट देते हैं, वो भी तो बुरी बात है। रॉड व्हीलर की पूंछ काट देते हैं कि देखने में अच्छा लगे। वो उनको बनाई ऐसा दिया गया है एक्सपेरिमेंट से कि वो उनको काटने पड़ते हैं, वो क्यों काटने पड़ते हैं? गलने लगते हैं। वो पता नहीं उन्हें बनाया ऐसे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, मेरे एक दोस्त ने पिटबुल पाला था, वो ऊपर से गलने लगते हैं कान उनके, ना काटो। ऐसे नेचर वाइज तो नहीं होगा क्योंकि नेचर वाइज नहीं, उन्होंने नेचर वाइज वो डॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो एक्सपेरिमेंट कर करके उसे ऐसा बनाया गया है। अब उसे प्रोटीन देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं, उसके मसल बनते हैं। अब नेचुरली किसी भी डॉग के ऐसे मसल बनते नहीं हैं, वो एक्सपेरिमेंट करके उसे ऐसा बनाया गया है। अब नेचुरली सिर्फ घोड़ों के या फिर कैंगरूज के जो मसल होते हैं नेचुरली, गुरीला के भी, हाँ, ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके मसल्स होते हैं। अब वो तो नेचुरली चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल भी नेचुरली नहीं है। ऐसा ही एक डॉग है बुल टेरियर। कभी देखा है बुल टेरियर? मैंने भी रियल लाइफ में आज तक नहीं देखा, मैंने इंटरनेट पे वीडियोस देखी। जो एक उसका स्कल नीचे की ओर होता है, अंडे की तरह होता है, वाइट कलर का, छोटी छोटी आँखें होती हैं, नीचे की ओर स्कल होता है, ऐसे सीधे नहीं होता, ऐसे जाता है नीचे की ओर। तो वो भी एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था। 1930 तक वो बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल डॉग की तरह। उसकी आंखें भी इतनी छोटी नहीं थी और स्कल बिल्कुल सीधा था जैसे नॉर्मल डॉग्स का। लेकिन 1976 तक आते आते जैसे उसकी डिमांड बढ़ती गई, उसे एक्सपेरिमेंट कर करके और अनएथिकल ब्रीडिंग करके उसे ऐसा बना दिया, उसका स्कल ही डिफॉर्म कर दी नीचे की ओर। अब स्कल नीचे की ओर होने के कारण उसे क्या प्रॉब्लम आती है? एक तो सांस लेने में दिक्कत आती है, ऊपर से उसे दांतों की भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्कल नीचे की ओर होने के कारण दांत उस तरह से उसके आएंगे और उसे खाने में भी प्रॉब्लम आती है। अब सपोज करो अगर तुम्हें कोई खाने को बोले कि ऐसे ही गर्दन रख के ऐसे ही खाना है, तुम्हारे अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा ये गला जो सफोकेट हो रहा है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, उसका स्कल नीचे की ओर है तो उसे यह प्रॉब्लम्स रहती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ईटिंग प्रॉब्लम, ऐसे इशू वो भी फेस करता है। लेकिन लोगों को ये बातें नहीं पता, वो अनजाने में पालते, उन्हें तो लगता है ये नेचुरल है, पर लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। पेट इंडस्ट्री वाले एक्सपेरिमेंट्स कर करके उन्हें ऐसा बनाते हैं कि जैसा आपको चाहिए वैसा। अब मुझे भी ये चीज़ें पता नहीं था, जब से मैं वीगन बना हूँ इन चीज़ों के ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो ऐसी सभी चीज़ें सामने आई हैं। क्योंकि आज से 3 साल पहले मैं भी एक डॉग अपने घर में लेके आया, कल्चर बॉम लेके आया, छोटा सा डॉग जो होता है इतना सा। अब मुझे उस वक्त अगर ये रियलिटी पता हो कि ये चीज़ें होती है तो मैं कभी भी ये डॉग नहीं खरीदता। इसके बदले मैं कोई स्ट्रीट डॉग उठा लाता, उसे पाल लेता। इसे मैं कभी नहीं खरीदता। अभी फ़िलहाल अभी भी वो हमारे रूम में है हमारे साथ। सो ये हमारा छोटा सा फैमिली मेम्बर डॉबी, इसका नाम डॉबी है और ये कल्चर पॉम है एक। तो इसकी भी जो ब्रीडिंग है वो ऐसे ही होती है। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि इनकी क्या रियलिटी है, और ये भी एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है, क्योंकि कोई भी डॉग इतने छोटे साइज़ का नहीं होता। सो ये भी बड़े डॉग्स के साथ अनएथिकल ब्रीडिंग्स कर करके इन्हें ऐसा बनाया गया है। अभी हालांकि इन्हें कोई फिज़िकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल पब की तरह नहीं है, बिल्कुल फिज़िकली फिट एंड फाइन है, बट फिर भी जो नेचर के साथ और इनके साथ जो इनके जो इसकी जो माँ है, यानी कि अनएथिकल ब्रीडिंग जिनके साथ होती है, और उनका जो बहुत बुरा हाल होता है, सो उसके बारे में अब थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी ये 3 साल का है और ये इसका मैक्स साइज़ है, इससे ज़्यादा नहीं बड़ा होगा ये, तो बस इसके बाल वगैरह बढ़ेंगे अभी। तो अगर उस वक्त हमें ये बात पता होती कि ऐसा होता है पेट इंडस्ट्री में, तो हम कभी भी इसे खरीद के ऐसी क्वालिटी को बढ़ावा नहीं देते। एंड में बात करते हैं पपी हिल की। पपी मिल्स एक्चुअली में जहाँ पर सभी डॉग्स को ब्रीड किया जाता है, हर प्रजाति के हर ब्रीड को वहाँ पर ब्रीड किया जाता है, और वहाँ पर पूरे जो देश के वहाँ पर से डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं डॉग। हर दुनिया के हर कंट्री में पपी मिल्स होते हैं, और वहाँ पर पपी मिल्स में इन डॉग्स को एज ए पैट नहीं रखा जाता। ये बात
आप भी ध्यान से सुनना, लोग जो अपने डॉग्स को पाल रहे हैं या फिर और डॉग्स लेना चाहते हैं, पपी मिल्स में उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, एक पैसा कमाने वाला ऑब्जेक्ट, एक मशीन, जहाँ पर फीमेल डॉग्स को रखा जाता है जिनके ऊपर अनएथिकल ब्रीडिंग करके उन्हें ज़बरदस्ती डॉग्स पैदा करवाए जाते हैं और फिर उनको आगे बेचा जाता है और उनको कोई भी रिकवरी टाइम नहीं दिया जाता। जो फीमेल डॉग्स होती हैं, जब एक बार बच्चे पैदा हो गए और उन्हें बेच दिया, उसके कुछ ही टाइम के बाद फिर से उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया जाता है और उनके जो हीट साइकिल के साथ भी छेड़छाड़ की जाती है ताकि उसे जल्दी हीट आए और दोबारा बच्चे दे। उनकी कोई प्रॉपर केयर नहीं होती, चाहे तो एक तो छोटे बच्चे या फिर होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं कोई नहीं खरीदता उन्हें ऐसे पिंजरों में रखते हैं या फिर बाहर छोड़ आते हैं। और यही सेम चीज़ फीमेल डॉग के साथ भी होती है, जब वो उसकी फिज़िकली बॉडी ख़त्म हो जाती है, वो और बच्चे नहीं दे सकती, तो उसे भी ऐसे ही दूर कहीं छोड़ आते हैं डॉग्स को। हाँ, अगर चाइना है वहाँ बात अलग है, वहाँ तो काट के खा ही जाते हैं चाइना में और जापान में, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में वो दूर छोड़ आते हैं कहीं। कई सारे केसेस देखने को मिले जहाँ पर उनका कहीं ना कहीं मिले हैं या फिर उनका जो प्राइवेट पार्ट है उससे पता चल रहा है कि इसे कितना अब्यूज़ किया गया है, तो उसको बाद उसे किसी शेल्टर में छोड़ना पड़ता है अगर कोई देख ले तो। अदरवाइज़ तो ऐसे कई बेचारी मर जाती हैं, क्योंकि वो कभी सारी लाइफ टाइम उन्होंने कभी सर्वाइव ही नहीं किया, खाना मिलता था तो करती थी, तो वो मर जाती हैं। और जब भी किसी भी फीमेल के साथ ऐसा आता है, फीमेल डॉग के साथ, तो उसे वो छोड़ आते हैं दूर अपनी पपी मिल से कहीं पे, और वहाँ पर ना तो खाना उन्हें ढंग से दिया जाता है, ना इनकी केयर करी जाती है, ना उन्हें नहलाया जाता है जैसे हम करते हैं, और पिंजरों में रखा जाता है उन्हें सारा दिन। और खाना भी ऐसे कई बार अंदर कीड़े मकोड़े मरे होते हैं, उन्हें इन्फेक्शन हुई होती है। कई जो बालों वाली ब्रीड्स होती हैं उनके बालों के जो बाल जुड़ के उनके ख़राब हुए होते हैं, बिल्कुल भी केयर नहीं करी जाती पपी मिल्स में। तो अगर पपी मिल्स में कोई जाके देखे तो उन्हें रियलिटी पता चलेगी, तो वो कभी डॉग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि बेसिकली हम यही कर रहे हैं कि हम पपी मिल्स वालों को पैसे दे रहे हैं ब्रीड वाले डॉग्स खरीदे कि आप और ब्रीडिंग करो, इनके ऊपर और अत्याचार करो और हम ये डॉग्स खरीदें। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉग्स ना खरीदो, अगर आप सच में डॉग्स खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि ये इंडीज़, हमारे इंडिया के स्ट्रीट डॉग्स। और ये सबसे बेस्ट डॉग ब्रीड है, क्योंकि ये एक तो बहुत ही ज़्यादा इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि ये बाहर रहते हैं, इनके एंसेस्टर जो हैं वो कुछ भी खा लेते तो इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, इन्हें इतनी जल्दी डिवॉर्मिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत ही अच्छे पेट बनते हैं। और ये बाहर जैसे आवारा रहते हैं तो बेचारे कई तो मर ही जाते हैं। अब अगर आप इन्हें घर में लाओगे तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी और ये सफरिंग ख़त्म होगी, और ये लॉयल भी सबसे ज़्यादा होते हैं। और स्ट्रीट डॉग्स के बारे में आई डोंट थिंक कि मुझे इंडियंस को बताने की ज़रूरत है कि ये कितने ज़्यादा अच्छे, क्यूट और लॉयल होते हैं। ये तो अपनी जान तक दे देते हैं अगर कोई एक बार इन्हें बिस्किट भी खिला दे तो। हमारे भी गली के पास 4-5 स्ट्रीट डॉग्स हैं, 2 फीमेल है और 3 मेल है। हम भी उनको खाना देते हैं, वो हमारे घर के बाहर आ जाते हैं, जब भी भूख लगती है हम उन्हें खाना देते हैं खाने के लिए। डॉबी का जो खाना होता है वही थोड़ा बहुत उन्हें दे देते हैं, तो वो बहुत खुश रहते हैं। हमें भी खुशी मिलती है कि चलो भी हम कम से कम उनका पेट भर रहे हैं। अगर आप एक स्ट्रीट डॉग घर में लाते हो तो एक तो आप उसकी ज़िंदगी संवार रहे हो, और जो पेट इंडस्ट्री वाले ब्रीडिंग करते हैं आप वो उस अत्याचार को रोक रहे हो ये सब करके। तो अभी कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी इंडीज़ डॉग पाल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर बाहर से फ्री डॉग मिल रहा है जिसकी ज़िंदगी आप संवार रहे हो, तो फिर आपको पैसे दे के डॉग लाने की ज़रूरत क्या है। अभी मैंने भी घर से बाहर बहुत डॉग पाले, बचपन में भी, खाना अब भी खाना जो भी मिले उन्हें मैं खिलाता रहता हूँ, बहुत ही अच्छा फील होता है ऐसे उनकी हेल्प करके। तो अगर हम घर में किसी स्ट्रीट डॉग को ला रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसकी भी ज़िंदगी बन रही है और दूसरों की बच रही है जिन्हें हम नहीं खरीद रहे, क्योंकि अगर डिमांड कम होगी तो वो भी कम पैदा करेंगे और इस तरह ये अत्याचार पेट्स के ऊपर, डॉग्स के ऊपर ख़त्म होगा। एंड में यही कहूँगा कि एक बार आप पपी मिल्स की वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा पेट इंडस्ट्री, डॉग इंडस्ट्री में क्या कुछ होता है, तो आपका दिल नहीं करेगा वहाँ से डॉग खरीदने के लिए। और इसके बाद हम बात करते हैं अभी बर्ड्स की। तो बर्ड्स में भी क्रूएल्टी ऐसे ही है। पहली बात तो ये चीज़ देख के सबको वैसे ही पता चलता है कि अगर पिंजरे में उसे रखा है तो बिल्कुल ही गलत बात है। उसकी आज़ादी छीन के उसे हम अंदर रख रहे हैं, ये कहीं से भी ये केयर या फिर प्यार का सिंबल तो नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम कभी भी उसे कैद करके नहीं रखेंगे। और यहाँ पे क्रूएल्टी सिर्फ इतनी नहीं है, क्रूएल्टी यही पर है कि उन्हें पकड़ा कैसे जाता है, उन्हें ब्रीड कैसे किया जाता है। अभी सबसे मोस्ट कॉमन जैसे पेट डॉग है, उसी तरह बर्ड्स में सबसे मोस्ट कॉमन पेट जो पैरट होता है। पैरट भी कई तरह के होते हैं, हमारे इंडिया में ग्रीन कलर वाला फेमस है, अमेरिका में ग्रे कलर का पैरट फेमस है।
तो एक्चुअली में इनको जैसे पकड़ा जाता है वो तरीका बहुत ही गंदा है। तो अगर बात करें 100 मिलियन से भी ज़्यादा पैरट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड पिंजरों के अंदर है, वाइल्ड में नहीं है, पिंजरों के अंदर कैद है, जिसमें से 39% जो है वो कैप्टिव ब्रीडिंग से आते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग मींस कि जैसे मेल और फीमेल पैरट को पकड़ कर रखा जाता है, उनकी केयर करी जाती है और उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। जैसे कि कोई इंडेंजर स्पीशीज़ होती है उनकी भी ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनसे कैप्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। तो 39% कैप्टिव ब्रीडिंग से है और 24% जो है वो वाइल्ड से कैप्चर करे जाते हैं। 24% जंगलों से पकड़कर इलीगली लाए जाते हैं बेचने के लिए, और बाकी की जितनी परसेंटेज बची है उनका कोई डाटा नहीं कि कहाँ से आते हैं। मतलब इलीगल भी हो सकते हैं, अननोन हो सकते हैं, अनएथिकल ब्रीडिंग से आ सकते हैं, किसी से भी आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो क्लियर कट चीज़ ये है कि वो अनएथिकल ब्रीडिंग से ही आते हैं या फिर वो आते हैं जंगलों से, क्योंकि अगर किसी को पकड़ कर ब्रीड करवाया जाए तो उनका खर्चा जंगल से पकड़े गए भी पैरट से 10 गुना ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली कोई भी उसे खुद तो ब्रीड करेगा नहीं, तो वो जंगल से पकड़ते हैं। अब जंगल में जिन जानवरों को या फिर पक्षियों को किसी का भी पकड़कर जो इंसानों ने लाते हैं उन्हें पोचर बोला जाता है, पोचर्स। तो वो पोचर्स क्या करते हैं, पैरट्स को या फिर बाकी प्रजाति के पक्षियों को पकड़ने के लिए या तो वो वायर नेट का यूज़ करते हैं, वायर वाली नेट, मेटल जो वायर होती है वो बिछा देनी, और उसमें पैरट फंस जाते हैं, फिर उन्हें आकर वो निकालते हैं। अब निकालने का वो भी अपने आप को बचाने के लिए उठते हैं ज़ोर से, कई बार उनके पैर छिल जाते हैं, फिर वो भी इसी तरीके से निकालते हैं। और दूसरा बहुत ही गंदा तरीका यूज़ करते हैं, वो जिन टानियों पर वो पंछी बैठते हैं वहाँ पर ग्लू लगा देते हैं टानियों के ऊपर, ताकि वो वहाँ पर चिपक जाए, फिर उड़ ना पाए। और फिर जब ग्लू के साथ वो चिपक जाते हैं फिर वो उन्हें पकड़ कर उतारते हैं ग्लू से। वो भी सेफली तो उतारेंगे नहीं, इसी तरह से उतारते, कई बार थोड़ा गर्म पानी डाल के ऊपर या फिर कुछ ऐसे ही उसे निकालते हैं। तो इतने गंदे तरीके यूज़ करते हैं। या फिर वो ये करते हैं कि वो पूरा पेड़ ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे पतली टहनियों के ऊपर वो बैठते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए वो ऊपर चढ़ जाते हैं जिससे वो टहनियाँ टूट जाती हैं। या फिर वो क्या करते हैं, सीधा जड़ तक पहुँचते हैं, जो पैरट्स के अंडे दिए होते हैं, पक्षियों ने अंडे दिए होते हैं, वो अंडे उठा लाते हैं, फिर अंडों को हैच करते हैं। इससे बाद जो भी पैरट्स उन्होंने पकड़े होते हैं, बाकी पक्षी पकड़े होते हैं उन्हें वो क्या करते हैं, बॉक्सेस में रख देते हैं। अब केयरफुली तो रखेंगे नहीं, वो ऐसे ही फेंक देते हैं अंदर बॉक्सेस के। 3-3, 4-4 दिन कई बार वो पड़े रहते हैं अंदर बॉक्सेस के, बिना खाने पीने के, आधे तो मर ही जाते हैं। फिर उन्हें एक्सपोर्ट करने ले जाया जाते हैं, कहीं भेजते हैं, आधे उसके रास्ते में मारे जाते हैं, क्योंकि केयर नहीं होती उनकी। कई घायल होते हैं, पानी नहीं मिलता उन्हें, ठीक है, खाने के लिए नहीं मिलता। और पैरट्स को तो वो क्या करते हैं, पिंजरे को भी ऊपर पैसे नहीं खर्च करते, बोतल को, प्लास्टिक वाली पानी वाली बोतल पीछे से काट के पैरट को उसके अंदर घुसा देते हैं, बोतल के, ऐसे बोतल के अंदर उसे बांध के बोतल के अंदर डाल के ऐसे रखते, कितने सारे ऊपर के ऊपर स्टेक बना के, जब वो बेचने जाते हैं। उसके बाद फिर वो मार्केट में आते हैं और लोग ख़रीदते हैं, फिर आगे उन्हें साफ वगैरह करके पिंजरे में रख के लोगों को बेचते हैं। ये रियलिटी है, पीछे उन्हें जैसे पकड़ा जाता है, चाहे पैरट हो चाहे कोई भी और पक्षी हो। और क्रुएल्टी सिर्फ जो है पेट इंडस्ट्री की तरफ से नहीं, पक्षियों के ऊपर कई ओनर्स भी करते हैं। अब ओनर्स क्या करते हैं, देखो, अगर किसी भी जानवर की जो है लाइफ स्पैन कम है तो वो उतना ही सस्ते प्राइस में मिलता है। तो कई लोग क्या करते हैं, जिन्होंने ये पक्षी पाले होते हैं, उनकी ना जब बीमार पड़ जाते हैं, जहाँ पे चोट लग जाती है, तो उनके ऊपर वेट का खर्चा ज़्यादा होता है एक नए पक्षी लाने से। तो कई क्या करते हैं, जिन्होंने उन्होंने रखा था वो कहते हैं कि मरता है तो मरने दो, इसके ऊपर पैसे नहीं खर्च करेंगे, नया ले आएंगे। ऐसे भी कई लोग करते हैं, क्योंकि वेट का खर्चा अगर सपोज कर लो 2000-3000 भी होगा तो नया पक्षी उन्हें 600 से 1000 रुपये में मिल जाएगा। तो वो बोलते हैं इतना क्यों लगाना, अगर किसी को लगाव है तो वो लगाएगा, अदरवाइज़ तो वो बोलेगा, किसी ने ऐसे ही रखा है शौक के लिए, दिखावे के लिए, तो वो नहीं केयर करते। आजकल ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के ऊपर पिक्चर्स पोस्ट करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए कई लोग इन्हें पालते ताकि व्यूज़ लाइक्स लेके पैसे कमाए जाएँ। उनको कोई भी प्यार नहीं होता उन पेट्स के साथ। इसके बाद बात करते हैं फ़िश की। तो फ़िश के साथ भी क्रूएल्टी इतनी होती है, और ये भी सेम पक्षी वाला सीन ही होता है। जैसे हमें पता है, छोटे से उन्हें कई बार बाउल में रखा जाता है या फिर सारी उम्र एक टैंकर में रखा जाता है, उनकी आज़ादी छीनी जाती है। तो ये भी चीज़ सही नहीं है। अगर किसी चीज़ को प्यार करते हो तो उसे कैद नहीं करना चाहिए। अगर किसी को मछलियाँ इतनी पसंद है तो किसी नदी के पास जाके या फिर किसी दरिया जहाँ पर फ़िश होती है वहाँ पर खाना डालो, अगर इतना प्यारे मछलियों से। लेकिन घर में ला के रखने से तो आधे से ज़्यादा तो मर ही जाती है, क्योंकि किसी को भी प्रॉपर केयर उनकी करनी नहीं होती, प्रॉपर खाना देना या प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना, प्रॉपर लाइट करना। तो ये सब चीज़ों ना होने के कारण मछलियाँ बहुत जल्दी मरती हैं।
मर इसलिए जाती हैं क्योंकि फिश को लोग फर्नीचर की तरह रखते हैं, पेट की तरह नहीं होता। कई बार तो लोग खाना देना ही भूल जाते हैं एक एक दिन, क्योंकि अगर कुत्ता रखा है, बिल्ली रखी, वो तो बोल के मांग लेंगे, मछली कैसे मांगेगी। वो एक साइड में पड़ी होती है, लोग भूल जाते हैं क्योंकि उनकी कोई आवाज़ ही नहीं होती, वो कैसे मांगेगी। फिर लोग कहते हैं अरे खाना तो डाला ही नहीं कल से, फिर डालते कई हैं। बार पानी साफ़ नहीं करते, टैंकर साफ साफ़ नहीं बस करते, तो तब भी मरती हैं। कई बार फ़िल्टर ख़राब हो जाता है पानी साफ़ करने वाला, तब मर जाती हैं। तो आप लोग बस मार रहे हैं उन्हें ला के घर में। लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रजाति की मछलियां रखते हैं, फिर वो लड़ती हैं आपस में, क्योंकि उनके लिए तो वही समुंदर है। वो वहां लड़ती रहती है, जो ताकतवर बच जाती हैं, दूसरी मर जाती हैं, ये होता है। कई तो एक दूसरे की आँख भी निकाल लेती हैं लड़ाई में। छोटी बेबी शार्क आती हैं, वो भी मॉडिफाई करके बनाई है, पता नहीं कैसे बनाई है, वो रखते हैं लोग। वो छोटी शार्क होती है, वो मछलियों को खा जाती एक मछली होती है ग्लो फिश, उसके बारे में पता है? जो ग्लो करती है, अलग अलग रंग की होती हैं जैसे मछलियाँ, वो ग्लो फिश बोलते हैं। वो नेचुरल नहीं है। तो एक्चुअली में वो जो मछली होती है ना, उसे आज से कई साल पहले उसे एक्सपेरिमेंट करके उसे ऐसा ग्लो वाला बनाया गया था। पहले वो एक नॉर्मल फिश थी, एक फ्लोरसेंट जेन नाम का कंपाउंड था उनके अंदर इंजेक्ट किया गया, जिससे उन्हें ये अलग अलग तरह के कलर मिले। तो उससे इन्हें कलर मिले। अभी भी आज के टाइम में भी अगर कोई नेचुरली ऐसे पैदा नहीं होती तो मछलियों के, उसी प्रजाति की मछलियों के अंदर वो नियॉन डाई इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन से, जिसके कारण उनका कलर ऐसा होता है। और ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है मछलियों के लिए, कई तो मर भी जाती है इसमें। लेकिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता। लोगों को ये लगता है कि नेचुरल है, ग्लो फिश नेचुरल नहीं है। जैसे पूरी दुनिया में दो सबसे बड़ी कंपनी है, एक पेट स्मार्ट एंड एक पेटको, जो कि मछलियों को एक्सपोर्ट करती है और भी कई सारे पेट्स को। तो अमेरिका में एक बार क्या हुआ था कि जैसे उनके काम की नई चीज़, तो उन्होंने ऐसे ही एक पूरे का पूरा मछलियों का स्टैक, जिसमें इतने इतने बाउल में मछलियाँ थी, ऐसे ही उन्होंने डस्टबिन में रख दिए थे। और कई हैमस्टर मिले वहाँ पर। तो जब लोगों तक ये बात पहुंची तो अमेरिका में प्रोटेस्ट भी हुआ पेट स्मार्ट के ख़िलाफ़ कि वो ऐसे क्रुएल्टी करती है। फिर जब न्यूज़ तक बात पहुंची, न्यूज़ रिपोर्टर्स तक, तो इंडिया की तरह बिका हुआ तो नहीं था मीडिया। वो पहुंच गए वहाँ पर पेट स्मार्ट में इन्वेस्टिगेट करने। तो वहाँ जाके देखा उन्होंने इतनी इतनी थैलियों में छोटी मछलियों को पैक किया होता बेचने के लिए। बाउल में नहीं रखते थे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बेचेंगे तो बाउल खर्चा आएगा। उसे बचाने के लिए इतने इतने पॉलीथीन्स में उन मछलियों को रख के बेचा जा रहा था आगे, जहाँ पर वो फिर उन्हें टैंकर में डाल देते जिन्हें इकट्ठे बेचनी होती है। और कई तो मर भी जाती है बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतने इतने में तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, तो मर जाएंगी। वो कितने दिन रहेगी ज़िंदा। तो इस तरह से एक उन्होंने हैमस्टर के ऊपर देखा। हैमस्टर वाले एरिया में गए, वहाँ पर कुछ हैमस्टर बेचारे ऐसे थे, वो जब स्टूल करते थे अपनी, उसके बाद उनकी पीठ पे स्टूल लग गया, उसके बाद किसी ने साफ़ नहीं किया तो उनके इन्फेक्शन होगी वहाँ पर। और कई बार चोट लगने के कारण इन्फेक्शन होगी। जो वहाँ पर केयर करने के लिए रखे गए थे वो देखते नहीं थे उनकी ओर। इन्फेक्शन के कारण कई हैमस्टर मर गए। और उन्हें पता चला कि जो हैमस्टर की एज 2 से 3 साल तक होती है, और जो बूढ़े हो जाते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं, वो उनके क्या करते हैं, हैमस्टर को लिफाफे में डालकर ऐसे मेज पे पटक कर मार डालते हैं उन्हें, क्योंकि उनके लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है अभी, क्योंकि एज भी ज़्यादा होगी, उसका रेट नहीं मिलेगा। और इस तरह से मछलियों के साथ भी ऐसा होता है। कई मछलियाँ बड़ी भी पैक करते हैं, जो उन्हें बड़े लिफाफे में डाल के वैक्यूम से लिफाफे को छोटा करके उसमें उसके सांस लेने जितना पानी भर के उन्हें पैक करके भेजते हैं। और फिर सबसे घटिया बात, ये आप ऑनलाइन भी जानवरों को ऑर्डर कर सकते हो, जैसे टर्टल्स, फिश ऐसे हो गए। ये सबसे घटिया चीज़, कई लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, बॉक्सेस में फ़िश आती है, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, वो बेचारी अंधेरे में वहाँ पर रखते बिना खाने के। तो कहाँ की इंसानियत है ये यार? तुम एक ज़िंदा जीव को बंद करके लिफाफे में 4-5 दिन तक बॉक्स में अंधेरे में रख रहे हो। सोच के देखो, सेम तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो ये चीज़ लीगल भी है। कंपनीज तो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ये तो लोगों को और गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो बात तो ये ना कि इंसान समझता है कि हमारा हर एक चीज़ पे हक है, किसी को कैसे बेचे, खाए, काटे, वो बस अपना राज समझता है। यहाँ पर पेट इंडस्ट्री की क्रुएल्टी कितनी है अभी आपने देखी इस पॉडकास्ट में, क्योंकि वो सिर्फ उनके लिए एक पैसा कमाने का ज़रिया है। अभी एक डॉग भी है जो उनके लिए वो पेट नहीं है, उनके लिए वो बस एक ऑब्जेक्ट है जिससे उन्हें बेच के पैसे कमाने। उसे फैमिली तब मिलती है जब कोई परिवार उसे ख़रीदता है। अब जब ऐसे हम इसका ख्याल रखते हैं अपने डॉग का, ऐसे वहाँ थोड़ी रखते होंगे वो बाकी सबका। तो यही चीज़ तो ख़त्म करनी है ना। तो धंधा जहाँ पर आ जाए वहाँ पर केयर नहीं होती किसी भी। धंधा उन चीज़ों का होता है जिसमें जान नहीं होती। जिसमें जान होती है उसका धंधा अगर करो तो। ऐसे तो इंसानों को भी बेचा जाता था पहले, उनका भी धंधा होता था। तो अब क्यों उसे लीगल कर दिया? क्योंकि वो गलत चीज़ है, क्योंकि वो इंसान था। अब जानवरों पे भी सेम चीज़ ही लागू होती है, क्योंकि उनमें भी जान है। अगर आप लोग क्रॉस ब्रीडिंग को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है तो बता दें, क्रॉस ब्रीडिंग एक्चुअली में उसे बोला जाता है जब सेम फैमिली में मीटिंग करवा दी जाती है किसी भी एनिमल की। जैसे कि अगर सपोज करो कि एक डॉग है
अब उस डॉग की आगे चल के उसकी माँ के साथ ही मीटिंग करवा दी जाए, या फिर एक मेल डॉग की उसकी डॉटर के साथ ब्रीडिंग करवा दी जाए, या फिर एक जो ग्रैंड पेरेंट होता है जैसे एक दादा लगा लो डॉग, उसकी उसके पोती के साथ ब्रीडिंग करवा दी जाए, तो ये होती है क्रॉस ब्रीडिंग। और इसका सबसे बुरा इफेक्ट पड़ता है उन डॉग्स के ऊपर जो आगे पैदा होते हैं, क्योंकि सेम डीएनए होने के कारण उन्हें बीमारियों के साथ लड़ने की पावर नहीं मिलती और उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां जो है फॉर्म होने लगती हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, और इसके अलावा और भी कई जो उनका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ट्यूमर भी हो जाता है कईयों को प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, वो ये सब क्रॉस ब्रीडिंग के कारण होता है। और इसलिए लोग कहते हैं कि अगर डॉग ख़रीदना है तो सबसे पहले आप देखो कि उस डॉग को रखते कहाँ पर है और उसके पेरेंट्स कौन हैं। ये चीज़ें देखनी चाहिए कि उससे पता चल जाता है कि ये रखे कहाँ पर है, उसकी कंडीशन से पता चल जाता है कि वो कितना अच्छा एथिकल ब्रीडर है भी या नहीं। क्रॉस ब्रीडिंग बेंटन में उन्होंने बड़े अच्छे से समझाई थी, वो हाइब्रिड होते थे जो उन्होंने यही दिखाया था कि वो बोल रहे थे कि हमारा खून शुद्ध है, हम किसी और का डीएनए अपने अंदर डालेंगे नहीं। वो अपने उन्होंने बस थोड़े बच्चों के तरीके में दिखाया कि हम एक दूसरे से शादी करने लगे, फिर हमारी प्रजाति ही धीरे धीरे खत्म होने लगी, बीमारियां होने लगी उनको। एंड में यही बात आ गई कि अगर आपको पेट लेना ही है तो आप पहली बात तो डॉग्स के लिए तो आपके पास ऑप्शन सबसे बेस्ट है इंडीज़ का। और उसके अलावा अगर आप पक्षियों को प्यार करना चाहते हो तो किसी को पिंजरे में रख के प्यार नहीं होता। अगर आपको पक्षी पसंद है तो आप अपने छत के ऊपर उनके लिए फूड रखे, वो खाने आएंगे, तो इसी से आपको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि एक हिसाब से पानी रखे, खाना रखे, गर्मी बहुत है पक्षियों के लिए। और ऐसे ही मछलियों के लिए अगर मछलियाँ पसंद है तो ऐसी जगह जाए जहाँ पर मछलियाँ होती हैं, वहाँ पर उन्हें खाना दें तो बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि ऐसे किसी को कैद करके प्यार करना इज़ नॉट लव। तो पेट इंडस्ट्री की ये सच्चाई थी जो आज हमने आपके साथ शेयर करी। बहुत क्रुएल्टी होती है इनमें। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन डॉग्स जो अब्यूज़ होते हैं, और भी कई सारे ब्रीड्स है, अगर मैं एक एक करके बात करने लगा तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सबसे मोस्ट कॉमन जो ब्रीड्स की बात करी। तो ये सब डॉग्स के साथ होता है, फ़िश के साथ होता है एंड बर्ड्स के साथ होता है। सो अगली बार कहीं भी अगर आपके दिमाग में थॉट है कि एक पेट स्टोर से डॉग खरीदो तो ये बात ज़रूर याद कर लेना जो आपने आज यहाँ पर सब कुछ देखा। एंड दैट बीइंग सेड, आज का हमारा पॉडकास्ट यही तक था। उम्मीद करता हूँ कि आप तक ये मैसेज पहुँचा होगा। अगर आपने यहाँ तक ये पॉडकास्ट देखा है सो डेफिनेटली आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे और दूसरों तक भी ये अवेयरनेस फैलाएंगे। और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।